मेरा नाम प्रज्ञा है। हम बहुत गरीब लोग थे। गरीबी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। शादी से पहले भी मैंने गरीबी भरी जिंदगी गुजारी थी। शादी के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद जितनी परेशानियां मैंने शादी से पहले झेली हैं, भगवान शादी के बाद मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके बारे में सुनकर मेरे होश उड़ जाएंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं 20 साल की थी। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर घर गृहस्थी अच्छे से जानती थी, क्योंकि हम गरीब परिवार की लड़कियां ना तो ज्यादा चालाक होती हैं और ना ही बाहर की दुनिया हमने ज्यादा देखी हुई होती है। मेरे माता पिता ने बड़े मुश्किल और परेशान हालत में मेरी शादी एक ऐसे लड़की के साथ कर दी जिनको जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरे पति की नौकरी नहीं थी, या ये कहो कि कभी उसने मेहनत मजदूरी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि मेरे माता पिता ने अपना बोझ हल्का करने के लिए मुझे इस आदमी के हवाले कर दिया था। अभी मेरी कोई शादी की उम्र भी नहीं थी, लेकिन मैं खूबसूरत नहीं थी। मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे। मैंने अपने माता पिता के घर बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। मेरे पिता बहुत गरीब आदमी थे। मेरे पिता की तबीयत खराब रहती थी और उनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों की शादी अपनी आंखों के सामने देख सकूं, उसके बाद मैं तसल्ली से मर सकूंगा। बस इसी वजह से मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक लापरवाह लड़के के साथ कर दिया। लोगों को लगता था कि जब इसका घर बस जाएगा तो खुद ही जिम्मेदारी समझने लगेगा। जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई थी उसका नाम अमन था। अमन देखने में बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। जवान लड़का था। शादी की बात सुनकर खुश हो गया और खुशी खुशी शादी कर ली। लेकिन ये नहीं सोचा कि इतनी महंगाई के दौर में शादी करना और बीवी बच्चों को पालना लोहे के चने चबाने के बराबर है। फिलहाल जब मैं शादी होकर अपनी ससुराल गई तो मैंने अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। शुरू के दिनों में मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहता था, मुझसे बहुत प्यार करता था और हमेशा मेरी तारीफ करता रहता था। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर भी मौजूद थे। मेरे पति की 2 जवान बहनें भी थीं। एक दिन अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बहनों की जिम्मेदारी मेरे पति पर आ गई थी। मेरी सास की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी दोनों नंदी तो पढ़ी लिखी थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। उनकी मेहनत करने से घर में कुछ पैसे आ जाते थे। उनके भाई को तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। अमन को ये भी नहीं पता था कि पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है और फिर बहनों की भी तो शादी करनी है। मेरी सास हमेशा अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान रहती और कहती कि मेरा बेटा इतना लापरवाह है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटियों की शादी कभी हो सकेगी। लेकिन मैंने अपनी सास का हमेशा साथ दिया। मेरी माँ ने शादी पर मुझे दहेज तो नहीं दिया था, लेकिन सोने की एक अंगूठी और सोने के कुंडल दिए थे। मेरी बड़ी नंद का रिश्ता लग गया था। जैसे तैसे उसकी शादी का इंतजाम हो गया था। मैंने अपनी एक सोने की अंगूठी अपनी बड़ी नंद को दे दी और अपने पति की जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, जबकि अपनी बहनों की शादी करना मेरे पति का फर्ज बनता था। लेकिन मेरे पति को तो कोई फिक्र ही नहीं थी। इसी तरह से मैंने अपनी छोटी नंद की शादी की और उस पर जो कर्ज हुआ वो मैंने अपने कुंडल बेचकर पूरा कर दिया था। मेरी सास हमेशा अपने बेटे को बुरा कहती और मेरी तारीफ करती थी। जब मेरे ससुर जिंदा थे तो उन्होंने अपने बेटे की शादी की जिम्मेदारी ली थी। मेरे ससुर ने अपने बेटे की शादी इसलिए की थी कि कहीं उनका बेटा गलत संगतों में आकर बिगड़ न जाए। मेरा पति घर में कोई पैसा नहीं लाता था। सारा दिन घर से बाहर निकलता और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद घर पर लौट आता था और देखते ही देखते शादीशुदा जिंदगी के 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। हम दोनों के बीच कभी छोटे मोटे झगड़े हो जाते, कभी हम एक दूसरे से रूठ जाते और एक दूसरे को मना लेते। मैं अपने पति के साथ सिर्फ समझौता करके ही गुजारा कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में आने वाली परेशानियां शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। घर के हालात जब तक मेरी सास जिंदा थी तो थोड़े कंट्रोल में थे, लेकिन घर के हालात दिन ब दिन अब बिगड़ने लगे। जब धीरे धीरे मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। मेरी सास के इलाज का खर्च बहुत था। उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा था। ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई थी। लेकिन मेरे पति को अपनी माँ का भी ख्याल नहीं था। उनकी माँ मौत से लड़ रही थी। मेरे पति को अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए
एक दिन मेरे पति की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मेरे पति को अपनी माँ के मरने पर भी कोई अफसोस नहीं था। अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रह गई थी क्योंकि मेरे पति का कोई भाई भी नहीं था। दोनों बहनें शादी होकर अपने ससुराल में खुश रह रही थी। इधर मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसे हमेशा अपना फायदा ही दिखाई देता था। भगवान ने मुझे अभी तक कोई संतान नहीं दी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि भगवान ने मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं दी, क्योंकि इस परेशानी भरी जिंदगी में मेरा अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। फिर मैं अपने बच्चे को कैसे पालती। मेरा पति अब घर में खाली हाथ बैठा रहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया था। घर में रहकर मुझसे खाने को मांगता, जबकि वो खुद तो मुझे कमाकर लाकर नहीं देता था। भला मैं उसे कहाँ से खाना खिला सकती थी, जबकि मैं खुद तो 2 या 3 दिन में एक बार खाना खाती थी। जब मैं उसे कुछ खाने को नहीं देती तो गुस्से में आकर वो मुझे मारता पीटता था। मेरा पति मेहनत करने के बजाय ऐसे तरीकों से पैसे लाना चाहता था जो तरीका आसान हो और जिस तरीके से ज्यादा पैसे मिलते हों। अपने पैसे वो अपने पास ही रखता था। मुझे तो 1 रुपया भी नहीं देता था। उसका काम बस यही था कि वो मुझसे घर में लड़ाई झगड़ा करता। जब मैं उसका कहना नहीं मानती तो वो मुझ पर भी जुल्म करता था। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसे मेरे खाने पीने तक की कोई फिक्र न हो और वो मुझे मार मार कर बेहाल कर दे। एक दिन मैं अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जा रही थी। मैं अपने माता पिता के घर चली गई थी। जब मेरे पति को ये बात पता चली तो वो मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी घर छोड़कर भी जा सकती हूँ। मेरे बिना उसको घर काट खाने को दौड़ रहा था। वो मुझसे माफी मांगने लगा, कहने लगा, मैं अब तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करूंगा, मेरे साथ घर वापस चलो, मैं घर में अकेला रह गया हूँ। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रहा था और रो रहा था। उसने कहा, आगे से मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा, मारने के लिए तुम पर भी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और काम करके तुम्हें पैसे भी लाकर दिया करूंगा। मेरे माता पिता ने भी मुझे खूब समझा बुझाकर उसके साथ भेज दिया था। मैंने ससुराल में आने के बाद उस पर काम का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने उसे समझाया था कि मेहनत करो, घर की जरूरतें पूरी करो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं और ज्यादा परेशानियां नहीं उठा सकती। मुझसे अलग होने की धमकी से मेरा पति डर गया था और सबसे ज्यादा तो वो मेरे घर छोड़कर जाने पर डरा हुआ था। उसे मेरे बिना इस घर में नानी याद आ गई थी। वो अगले ही दिन नौकरी की तलाश में निकल गया था। 2-3 दिन तक तो उसे नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि ना तो वो पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी कोई मेहनत मजदूरी की थी। उसके हाथ में कोई हुनर भी नहीं था जो कोई उसे किसी तरह का काम दे सकता था। जब वो घर आता, मैं रोज उससे काम के बारे में पूछती तो वो कहता कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। जब मैं नौकरी नहीं करना चाहता था तो लोग मुझे हर तरह का काम देने के लिए तैयार थे। अब आज जब मैं नौकरी करना चाहता हूँ तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मैंने अपने पति से कहा कि इसीलिए कहते हैं कि समय और चीज की कदर करनी चाहिए, क्या पता कब कौन सी चीज सही समय पर हमारे काम आ जाए। मेरा पति नौकरी न मिलने पर बहुत निराश था। मैं समझ गई थी कि अगर अब की बार मेरे पति को नौकरी मिल गई तो वो अपनी नौकरी पूरी जिम्मेदारी से करेगा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर घर के हालात बेहतर कर देगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे अलग होने पर इतना ज्यादा डर जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये कदम बहुत पहले ही उठा लेती। मेरा पति, जिसने पहले कभी कोई काम नहीं किया था, अब रोज रोज के धक्के और नाकामी उसे और भी ज्यादा कमजोर बना रही थी। पर मेरी मोहब्बत और तसल्ली उसे हर दिन एक नई हिम्मत देती, जिसकी वजह से वो गुजरे हुए दिन की सारी थकान भूलकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ता। मैं भगवान के आगे हर रोज रो रो कर प्रार्थना करती, मेरे पति को नौकरी मिल जाए। फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मेरे पति को किराए का ऑटो चलाने की नौकरी मिल गई थी। क्योंकि मेरा पति पहले अपने दोस्तों की कार चलाया करता था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत ऑटो चलाना भी आता था। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन मेरा पति ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा था। दिन के 100 या 50 रुपए ही कमा कर लाता था। मुझे लगा था कि मेरे पति की नौकरी लग जाने से हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। 100 या 50 रुपए में आजकल एक टाइम का खाना भी नहीं बन रहा, तो फिर मैं पूरे घर का खर्च कैसे उठा सकती थी। मुझे आज रह रहकर अफसोस हो रहा था और मैं अपने सास ससुर के बारे में सोच रही थी
कि अगर मेरे सास ससुर ने सख्ती दिखाकर अपने बेटे को पहले कोई काम सिखाया होता या उसके लिए सही फैसला किया होता शादी से पहले ही, तो वह आज दर दर की ठोकरें ना खा रहा होता। इकलौता बेटा होने की वजह से मेरे ससुर ने अपने बेटे को बहुत ढील दी हुई थी और फिर उस ढील की सजा मैं भुगत रही हूँ। हमेशा गलतियां बच्चों की ही नहीं होती, बच्चों को अच्छा बुरा सिखाने वाले तो उनके माता पिता होते हैं। अपने सास ससुर और अपने माता पिता की सजा को मैं भुगत रही थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी देखभाल कर नहीं की। मेरा हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जिसे घर की जिम्मेदारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब तो मेरे घर के हालात बहुत बुरे हो गए थे। पेट भरने के लिए घर का कीमती सामान भी बेचने की नौबत आ गई थी, जिससे कुछ दिन तक तो हम दोनों ने खाना खाया, लेकिन उसके बाद हम दोनों भूखे रहने लगे क्योंकि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन इस बीच ये बात बहुत अच्छी थी कि मेरा पति मेरी बहुत कदर कर रहा था और उसे हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। वो हमेशा मुझे इस बात का भरोसा दिलाता था कि वो एक दिन जरूर घर के हालात बेहतर कर देगा और मुझे इस घर में रानियों की तरह रखेगा। मैं अपने पति की परेशानी को अच्छी तरह समझ रही थी और मेरे लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन मेरी मोहब्बत और हिम्मत ने भी हार मान ली और मैं भी इस गरीबी से मजबूर हो गई थी। मेरे पति से अब ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। वो घर से ठान कर निकला था कि आज वो ज्यादा पैसे लेकर आएगा और ज्यादा सवारियों को तलाश करने की कोशिश करेगा, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरा पति सुबह जब घर से निकला था तो उसके चेहरे पर बहुत मायूसी छाई हुई थी, लेकिन जब रात को घर पर लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी और उसके हाथ में काफी सारा सामान था। वो घर के लिए राशन और मेरे लिए कुछ फल वगैरह लेकर आया था। बहुत दिनों के बाद हम दोनों ने पसंद का खाना पेट भरकर खाया था। मेरे पति ने कहा कि आज मैंने बहुत मेहनत की है। आज मैंने बहुत सारी सवारियों को अपने ऑटो में बिठाया। मैंने अपने पति की तरफ प्यार भरी नजर से देखा। थकान और मेहनत की हालत तो उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। सच में उसने आज बहुत मेहनत की थी। मुझे अपने पति की तरफ देखते हुए यह एहसास हो रहा था कि जिस पति की वजह से मैं अपनी किस्मत को कोसती थी वो इतना भी बुरा नहीं है। उसे मेरी तकलीफों का अच्छी तरह से एहसास था, बस वक्त और हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। मैं अपने पति के करीब जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वो बहुत परेशान लग रहा था। वो न जाने किस परेशानी में खोया हुआ था। मैंने उसके करीब बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे पता भी नहीं चला कि मैं कब उसके करीब आ गई और मैंने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अपने पति को इतनी गहरी सोच में खोया हुआ देखकर मैं भी बहुत परेशान हो गई थी कि न जाने मेरा पति आज इतना परेशान क्यों है, जबकि आज तो उसने बहुत मेहनत की थी। आज तो हमारे लिए खुशी का दिन था। मैंने अपने पति से उसकी परेशानी की वजह पूछी। मेरी आवाज पर मेरे पति फौरन ही घबरा गए और कहने लगे, नहीं, मैं तो बस थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। मैंने अपने पति से बहुत जिद करके पूछा कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो, लेकिन वो मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बस इतना ही बताया कि सही वक्त आने पर बता दूंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैंने अपने पति के कंधे पर सर रख लिया और उनका हाथ अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों बहुत देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। आज तो मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मैंने अपने पति को मना भी किया कि मुझसे ज्यादा तो आप थके हुए हो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरे पति ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं अच्छे पैसे कमा कर लाऊंगा तो तुम्हें इस घर में रानियों की तरह रखूंगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद वो चाय बनाकर ले आए। चाय पीने के बाद हम दोनों बातें करते रहे। बातें करते करते न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पति ने मुझे गोद में ले जाकर कमरे में लेटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना नया काम शुरू किया, क्योंकि मेरे पति को अपना काम करने का मौका मिल गया था। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरा पति सवेरे सवेरे ही काम पर निकल गया था। मेरी अपने पति से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज भी मेरा पति पैसे लेकर आएगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से कर ली थी। मैं खुद भी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी, क्योंकि मेरे पति को अच्छा लगता था जब मैं अच्छे से रेडी हुआ करती थी। मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। मेरे पति जब घर आए तो मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे,
कहने लगे, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज जब मैं काम से आया करूं तो मेरा इंतजार इसी तरह से तैयार होकर किया करो। मुझे आज बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मेरे पति आज भी ढेर सारे पैसे लेकर आए थे। मेरे पति ने आज मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी। वैसे तो मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब मेरा पति मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। मेरे पति ने कहा कि तुम आराम करो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। मेरे पति को चाय बहुत पसंद थी, लेकिन पहले वो घर से बाहर ही चाय पीते थे। पर अब जब से घर के हालात बेहतर होने लगे थे तो मेरे पति अपने हाथ से मुझे चाय बनाकर पिलाते थे। आज भी मेरे पति ने अपने हाथ से चाय बनाई और चाय पीने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सो गई। हम लोग बाहर आंगन में ही बैठ जाया करते थे और मैं बातें करते करते वहीं पर ही सो जाती थी। सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मैं अपने कमरे में बेड पर मौजूद होती थी। मेरे पति ही मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया करते थे। इसी तरह मैं रोज अच्छे से तैयार होकर अपने पति का इंतजार किया करती थी और खाना खाने के बाद रोज मेरा पति फिक्र से मेरे लिए और अपने लिए चाय बनाकर लाता था। जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। मेरा पति मेरा दीवाना हो गया था, मुझे बहुत प्यार करता था और उसका ऑटो चलाने वाला काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। वो बहुत मेहनत से पैसे कमा रहा था। हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होते चले जा रहे थे, लेकिन मेरा पति जब काम से घर वापस आता तो उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी परेशानी दिखाई देती थी। मैं उससे जब भी उसकी परेशानी के बारे में पूछती तो वो मुझे टाल दिया करता था। अब मेरा पति रोज ऑटो चलाने के बाद रात को घर पर ही ले आता था और घर के बाहर ही ऑटो खड़ी कर दिया करता था। लेकिन मेरा पति ऑटो को लॉक नहीं करता था, उसकी चाबी ऑटो में ही लगी रहने देता था। न जाने वो ऐसा क्यों करता था। मुझे पता होता था कि मेरा पति ऑटो की चाबी ऑटो से नहीं निकालता। मैं फिर भी अपने पति के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कभी इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। एक दिन मेरा पति हमेशा की तरह ऑटो लेकर घर पर आया था। वो ऑटो में बैठा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक मैं गली में चली गई। मैं अपने पति को बिना बताए उनको एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पति किसी से फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए मैं कॉल कटने का इंतजार करने लगी। पर मेरा पति किसी से बात कर रहा था कि आज मुझे आने में कुछ देर लग जाएगी। अभी अभी तो मैं घर पर आया हूँ, पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद चाय बनाऊंगा, उसके बाद ही मेरा आना होगा। वैसे तो मैं रोज जल्दी चला जाता हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ देर हो गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मेरी इतनी ही बात समझ आई थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति की नजर मेरे ऊपर गई, अचानक मुझे देखते ही वो घबरा गया। मेरे पति के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। आज मेरा पति मुझे देखते ही खुश होने के बजाय मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा। कहने लगा, आइंदा कभी मेरा इंतजार करने दरवाजे पर मत आना। मैं घर में आता तो हूँ, तुम्हें दरवाजे पर आने की क्या जरूरत है। ये कहकर मेरा पति बाहर से बाहर ही चला गया था। आज मुझे न जाने क्यों मेरा पति बहुत गुस्से में लग रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैंने इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं कर दी थी। ऑटो की आवाज सुनकर ही तो मैं दरवाजे तक आई थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति का आज मूड ऑफ है, लेकिन मैंने सोचा कि जब वो घर पर आएंगे तो मैं उनको मना लूंगी। लेकिन आज मेरा पति जिससे फोन पर बात कर रहा था, उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग शक में पड़ता चला जा रहा था। मेरा पति कहीं जाने की बातें कर रहा था, जबकि मेरा पति तो खाना खाने के बाद घर से बाहर जाता ही नहीं था। हम लोग सो जाते थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही मेरे पति की परेशानी की वजह आज तक मेरी समझ नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मेरा पति अपनी परेशानी मुझसे छुपाता क्यों है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिक्र भी हो रही थी कि न जाने मेरा पति घर से बाहर निकलने के बाद ऐसा क्या कर रहा है, जबकि अब घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरा पति घर में जरूरत की हर चीज टाइम पर ला दिया करता था। पर जब भी मैं अपने पति को परेशान देखती और उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछती तो वो मुझे बहुत डांट दिया करते थे। कहते कि तुम मुझे परेशान मत किया करो, मेरी परेशानी की सबसे बड़ी वजह तो तुम खुद हो, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। इन दिनों मैं देख रही थी कि मेरे पति का बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। वो दिन ब दिन परेशान रहने लगे थे और जब वो मुझसे इस तरह से गुस्से में बात करते तो मेरा दिल दुखने लगा था। ऊपर से काफी दिनों से
मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं सारा दिन सोई रहती थी। मुझे कमजोरी महसूस होती थी, चक्कर आते थे और उल्टियां भी आ रही थी। रात को मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। मैं अपने पति के साथ ज्यादा टाइम भी नहीं बिता पाती थी। फिर भी मैं अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। मैं घर का कोई काम करने लायक नहीं रही थी। मैं सुबह उठती तो मुझे अपने शरीर के अंदर से अजीब सी घिनसी महसूस होती थी। कभी मुझे लगता कि मेरा वहम है, तो कभी खुद को गंदा गंदा सा महसूस करती थी। जब तक मैं नहा नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले नहाने जाती थी। जब तक नहाती नहीं थी मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती थी। मेरा सर बहुत चकरा रहा था और मुझे उल्टियां आ रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब है। आपका मूड मेरी तरफ से ठीक नहीं रहता, इसलिए मेरी आपसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं होती। तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। इस बात पर मेरे पति ने कहा कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मेडिकल से दवाई लाकर दे देता हूँ। बताओ तुम्हें क्या क्या परेशानी हो रही है। रात को जब घर आऊंगा तो दवाई लेता आऊंगा। मैंने अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, पर उनके जाने के बाद मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली गई। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आप नशे का सेवन करती हैं। आपके लिए नशा करना बहुत हानिकारक है। इन दिनों आपको नशा नहीं करना चाहिए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर बहुत हैरान रह गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं कोई नशा नहीं करती और आपका क्या मतलब कि मुझे इन दिनों नशा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि 6 महीने से हम दोनों पति पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले हम दोनों का झगड़ा चलता रहता था। और जब से मेरा पति काम से लगा था तब से हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। मैं जल्दी ही सो जाया करती थी और दूसरी सोचने वाली बात ये थी कि मैंने तो कभी नशा भी नहीं किया था, तो फिर डॉक्टर ये सब कुछ क्यों कह रहे थे कि मैं नशा करती हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि नशा करने की वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। मुझे ये दोनों बातें जानकर बहुत जोरदार झटका लगा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नशे की दवाई मुझे कौन दे रहा है, और फिर ये बच्चा किसका है। ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि जरूर मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर मुझे कोई नशा दे रहा है तो फिर वो मेरा पति ही हो सकता है, और हो सकता है कि ये बच्चा भी मेरे पति का ही हो। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत न हो, ये बच्चा मेरे पति का ही हो, वरना मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। वैसे मेरा पूरा शक अपने पति पर जा रहा था कि जरूर मेरा पति ही मुझे नशा करने की कोई चीज दे रहा है। मैं तो किसी से मिलती भी नहीं थी और काफी दिनों से मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। घर में भी हम दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। मैं अंदर से बुरी तरह से टूट गई थी और अपने पति के बारे में बुरी बुरी बातें सोच रही थी कि जिस आदमी का घर बसाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वही आदमी मेरे साथ मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे नशा दे रहा था। पर मैंने अपने दिल को समझाया और फैसला किया कि मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। अपने पति से तो पूछने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरा पति मुझे कभी कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर मैंने अपने दिमाग से आइडिया लगाना चाहा कि मेरा पति मुझे किस तरह से नशा देता है। बहुत सोचने के बाद मैंने नतीजा निकाला कि शायद मेरा पति किचन में जाने के बाद मेरे लिए जो चाय बनाता है उसी चाय में ही कुछ गड़बड़ है। तभी तो मेरा पति रोज फिक्र के साथ खुद किचन में जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाता है, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। अगले दिन मेरे पति ने जब मेरे लिए चाय बनाई तो मैंने बहाने से चाय को नहीं पिया और उसे फेंक दिया और अपने पति को बताया कि मैंने चाय पी ली है। उसके बाद मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। लगभग आधे घंटे के बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा पति मुझे गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पति ने मुझे गोद में उठाया और वो मुझे अपने ऑटो में लेकर चला गया। उसने मुझे अपने ऑटो में पीछे वाली साइड पर लेटा दिया। मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद मेरे पति ने घर के दरवाजे को ताला लगाया। मैंने सोचा कि उठकर मैं अपने पति से सवाल करती हूँ कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, पर मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ देर और देख लेती हूँ कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, और मैं इस तरह से एक्टिंग करने लगी।
ताकि मेरे पति को मुझ पर शक न हो। मैंने सारी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने ऑटो चलाना स्टार्ट किया। ऑटो चलते ही मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगी। मैं चाहकर भी आंखें खोलने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरा पति मुझे बेहोश करने के बाद कहीं लेकर जा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रास्ता बहुत लंबा था। मेरा पति इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहा था, ये डर मुझे बहुत सता रहा था। मेरे पति को लग रहा था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, लेकिन आज तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। रास्ता इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और मुझसे अब रहा भी नहीं जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि हम लोग घर से बहुत दूर आ चुके हैं। मेरा सब्र और बर्दाश्त आपे से बाहर हो रहा था। मैं बोलने ही वाली थी, तभी अचानक मेरे पति ने ऑटो एक बहुत बड़ी हवेली के आगे लाकर रोक दिया। फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि यहाँ तक आने के बाद मैं सब्र से काम लेती हूँ और देखती हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और मामले को आखिर तक जान लेना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है। मेरे पति ने मुझे गोद में उठाया और वो हवेली के दरवाजे के पास मुझे लेकर खड़े हो गए। हवेली के दरवाजे पर गार्ड खड़ा हुआ था। मेरे पति ने गार्ड से कहा, दरवाजा खोल दो और अंदर जाकर कहो कि मैं अपनी पत्नी को लेकर आ गया हूँ। दरवाजा खोलने के बाद गार्ड अंदर चला गया था। मेरे पति मुझे लेकर बाहर ही खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद गार्ड बाहर आया और कहने लगा कि साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। मेरा पति जैसे ही मुझे गोद में लेकर अंदर गया तो घर के अंदर कोई भारी सी आवाज वाला आदमी मौजूद था, जिसने मेरे पति को अंदर आने के लिए कहा और कहा कि अपनी पत्नी को सोफे पर लेटा दो। मेरे पति ने मुझे सोफे पर लेटा दिया। मैं अभी तक सब कुछ सुन ही रही थी। मेरे पति ने उस आदमी से बातचीत करना शुरू की। वो आदमी भी मेरे पति से बहुत इज्जत के साथ बात कर रहा था और उसने मेरे पति को कहा कि आज रात के मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रहा हूँ। मेरे पति ने पैसे लेकर कहा, आपका बहुत बहुत एहसान है। इन पैसों की वजह से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इतने दिन होने के बावजूद भी मेरी पत्नी को अभी तक भनक तक नहीं हुई। वो आदमी कहने लगा, तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत पसंद आई। तुम रोज टाइम से अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आ जाया करो। मेरा पति कहने लगा कि मैं तो टाइम से ही लेकर आ जाऊं, पर मेरी पत्नी का मुझसे बातें करने को मन करता है। वो तो मैं इससे किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता हूँ और इसकी तरफ से अपना मूड ऑफ कर लेता हूँ, तब जाकर इसकी मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती और ये चाय पीने के बाद सो जाती है। सोने के बाद ही मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, वरना इसे मुझ पर शक हो जाएगा। इन पैसों की वजह से ही तो मेरी पत्नी मेरे साथ इस घर में एडजस्ट होकर रह रही है, वरना तो अगर इसको मैं पैसे नहीं दूं तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। उस आदमी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हर दिन मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी की अच्छी कीमत दिया करूंगा। तुम जानते हो ना कि मुझे जवान लड़कियों का शरीर बहुत पसंद है। तुम्हारी पत्नी ने अपने आप को खूब फिट करके रखा हुआ है। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई तो मैं किस लड़की का इंतजाम करूंगा। आज के टाइम में लड़की ज्यादा कीमत में मिलती है और फिर वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही आती है। तुम्हारी पत्नी से मुझे बहुत फायदा है। तुम अपनी पत्नी को मेरे भरोसे सारी रात के लिए छोड़कर चले जाते हो और सुबह होते ही उसे वापस ले जाते हो। इस तरह से तुम्हारी पत्नी को भी शक नहीं होता, तुम्हें भी पैसे मिल जाते हैं और मेरा भी काम हो जाता है। ये कहते हुए वो आदमी मेरे पति से कहने लगा कि अब तुम जाओ और अपनी पत्नी को मेरे कमरे में लेटा दो और सुबह टाइम से अपनी पत्नी को लेने के लिए आ जाना। मेरे पति ने जी जी कहते हुए उस आदमी को तसल्ली दिलाई कि वो सुबह के टाइम से आ जाएगा। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने मुझे गोद में उठाया और वो मुझे कमरे के अंदर लेकर जाने लगा। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया। मैं चुपके चुपके कमरे में देख रही थी। कमरा बहुत खूबसूरत बना हुआ था। मेरे पति कमरे से जा चुका था। थोड़ी देर के बाद वो आदमी कमरे के अंदर आया और उसने आते ही कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके बाद लाइट भी ऑफ कर दी। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरा पति भला मुझे किसी दूसरे मर्द के हवाले करके कैसे जा सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो आदमी मुझे अपने हाथों से छूने लगा और मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने जोर से चीख मार दी। घबराकर उस आदमी ने जैसे ही लाइट ऑन की, उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये आदमी उम्र में लगभग 55 साल का बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने नाइट सूट पहना हुआ था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने मुझसे कहा, खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा। मैंने रोते हुए उससे कहा कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो।
वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैं उसे धक्का देकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था कि मेरी आवाज कमरे से बाहर न जाए। मैंने कहा कि मुझे जाने दो। वो आदमी कहने लगा, ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारी महंगी कीमत तुम्हारे पति को दे चुका हूँ। तुम्हारा पति मुझसे पैसे लेकर जा चुका है और आज तुम्हें होश कैसे आ गया कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हें चाय नहीं पिलाई? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं आज किसी तरह से अपनी जान छुड़ाना चाह रही थी, पर ये आदमी मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैंने तभी टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठा लिया और उस बूढ़े आदमी के सर पर दे मारा। वो दर्द से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर भागती हुई सीधा घर से बाहर आ गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सब कुछ मेरे पति का ही किया धरा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये सब कुछ जाकर पुलिस को बता दूंगी। अब पुलिस ही मेरे पति और उस आदमी को अरेस्ट करेगी। मैं फौरन भागते हुए पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले मुझे लेकर मेरे घर चले गए। पुलिस ने मुझे तसल्ली दी कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर आपके पति ने ये सब कुछ किया है तो आपके पति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस ने मेरे घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा पति घबराता हुआ दरवाजा खोलने के लिए आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर मुझे और पुलिस को देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट कर लिया और जब उसकी पिटाई लगाई तो उसने सब कुछ उगल दिया और उस बूढ़े आदमी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति सुधर गया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सब कुछ समझ आ गया था। मेरा पति बहुत दिनों से मेरे साथ ये घिनौना खेल खेल रहा था। पुलिस को जब मेरी प्रेगनेंसी वाली बात पता चली तो मेरा डीएनए टेस्ट करवाया गया था। ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उसे बूढ़े आदमी का था जो रोज रात को मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करता था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। मेरा पति मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे घटिया इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के हवाले बेच दिया था। मैंने अपने पति से कहा, काश मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती। मैंने इस आदमी पर भरोसा करना शुरू कर दिया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं चक्कर खाकर गिर गई और फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं अपने माता पिता के घर भी नहीं गई क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया था जिसको अपने फायदे के आगे अपनी पत्नी की इज्जत भी दिखाई नहीं दी थी। मेरे पति ने हमेशा गलत रास्ता चुना था, लेकिन गलत रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती। मेरे पति ने मुझे कहा कि मुझे जेल से निकलवा दो, मैं आकर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना केस वापस नहीं लिया, बल्कि पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पति को कड़ी से कड़ी सजा हो गई। मैंने अपना वो शहर भी छोड़ दिया और अपने पति के मकान को बेच दिया और उन पैसों से मैंने दूसरे शहर में छोटा सा एक मकान ले लिया। एक कमरे में मैं खुद रहती हूँ और दूसरा कमरा किराए पर दे दिया। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही है, लेकिन मेरी जान और इज्जत बच गई थी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। कभी कभी खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए किसी का सहारा नहीं, बल्कि हम अकेले भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। जैसी जिंदगी की मैंने अपने पति से उम्मीद की थी, वैसे जिंदगी में अकेले गुजार कर खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।